बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद ईशान यकूब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इक्वेशंस ऑफ मोशन के ऊपर आज हमारा लेक्चर होगा और वो स्पेशल टाइप जो है कांस्टेंट ऑफ एक्सेलरेशन के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो सबसे ये वाला इक्वेशंस ऑफ मोशन से रिलेटेड जितनी भी तरह की हमारी जो मोशन है जो कि मोशन को एस्टिमेट करने के लिए काम आती हैं अंडर द स्पेशल कंडीशन इज दैट कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। उस हवाले से हम आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें। ये हमारा लेक्चर जो है हमारे कोर्स मैकेनिक्स 1 PHY 301 BS फूड साइंस टेक्नोलॉजी थर्ड सेमेस्टर फॉर 2021 के लिए है। So in the previous lecture we have discussed about the dynamics। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डायनामिक्स के बारे में बात की थी। देन वी विल डिस्कस दैट कि हम डायनामिक्स के लिहाज से दो मेन ब्रांचेस बना सकते हैं फिजिक्स की भी और विद रिस्पेक्ट टू द मोशन। वो ये है कि जी एक ब्रांच वो है जो कंसर्न्ड है कि हमें काज ऑफ मोशन से कोई गर्ज नहीं है, जबकि दूसरी ब्रांच जो है वो कंसर्न ये रखती है कि काज ऑफ मोशन क्या होना चाहिए। सिमिलरली द फर्स्ट type of the you can say branch is known as kinematics, which does not deal with the cause of motion, while the kinetics is the that branch of mechanics or dynamics that deal with the cause of motion. Secondly, in the first branch, in the kinematics, we do not discuss with the forces, while in kinetics, we deal with the forces. So that's why these two branches have entirely different objectives. So the third one is the one-dimensional motion, and इन सारी दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए we done a very सिंपल एंड बेसिक केस ऑफ वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन के अंदर अगर हमने ये स्टडी किया था कि वन डायमेंशनल मोशन की स्टडी को ऑब्जर्व करने के लिए हमें कौन-कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ चाहिए होती हैं, हम उसके मुताबिक ये सारी चीज़ें कंप्यूट करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वी टॉक अबाउट द पोज़ीशन, वी टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट, वी टॉक अबाउट वेलोसिटी, वी टॉक अबाउट एक्सेलरेशन। तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। तो उस हवाले से हमारे पास जो है ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस की गई थी। इन दिस लेक्चर इन दिस लेक्चर वी अगेन डिस्कस दी वन डायमेंशनल मोशन। और आज के लेक्चर के अंदर हम वन डायमेंशनल मोशन की जो स्टडी है हमारी इसको आगे बढ़ाएंगे और हम डिस्कस करेंगे कि अगर यही वन डायमेंशनल मोशन एज अ स्पेशल केस लिया जाए कांस्टेंट एक्सेलरेशन का, मतलब बॉडी मूव करती है वन डायमेंशन के अंदर और उसके साथ एक और पैरामीटर हमने फिक्स कर दिया है कि उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो तब आपके पास जो है अननोन फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं, जो आपके पास डिस्टेंस हो सकता है, वेलोसिटी हो सकती है, एक्सेलरेशन हो सकता है, टाइम टेकन हो सकता है, वो कैसे कंप्यूट की जा सकती हैं। और उसको कंप्यूट करने के लिए हमने कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशंस की फॉर्म बनाई हुई हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो कंप्यूट भी की जा सकती हैं, बट हम जो है उसकी जनरल डेफिनेशन बेस्ड जो है वो डेरिवेशंस की तरफ काम करेंगे थोड़ा-सा। फिर वही आल्सो डिस्कस अबाउट दैट कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, इनको यूज़ करते हुए हम किस तरह से अननोन फिजिकल क्वांटिटी जो है, वो निकाल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। द मोशन जो है सब जानते हैं द स्टडी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स। तो हमने अपनी मोशन को वन डायमेंशन के तौर पे रखा हुआ है। सो यू कैन सी है द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग वन डायमेंशन इज़ कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन। तो याद रखिएगा किसी एक एक्सिस के गिर्द जो मोशन होती है वो आपके पास वन डायमेंशनल मोशन होगी। फॉर एग्जांपल द मोशन इज सपोज्ड टू बी ओनली एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन। तो याद रखिएगा या तो हम इसको एक्स के लॉन्ग ज़्यादातर डिस्कस करेंगे या फिर वाई के लॉन्ग करेंगे। तो उस हवाले से जो है हम इसको वन डायमेंशनल मोशन कह रहे हैं। मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है जी, ज़रा ये भी देख लेते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी व्हिच डज़ नॉट डिपेंड्स अपॉन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी इज़ नोन एज़ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो बॉडी का ऐसा एक्सेलरेशन जो किसी और फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड ना करता हो, हम उस तरह के एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं जी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल एज़ यू कैन सी है gravitational acceleration does not depends upon time, distance, velocity.
सो यू कैन से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बिकॉज वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। आप देख भी सकते हैं कि जब भी आप किसी चीज़ को कोई बॉडी है, अगर आप उसको फेंकते हैं तो वो अर्थ के हिसाब से ये बॉडी विद द सेम एक्सेलरेशन मूव करेगा, जिसे हम जी कहते हैं। तो जी जो है वो ना ही टाइम पे डिपेंड करता है, ना ही आपके पास डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, ना वेलोसिटी पे करेगा और ना ही वो किसी और फैक्टर पे डिपेंड करता है। सो दैट्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज कॉल्ड दी यू कैन से कांस्टेंट एक्सेलरेशन एग्जांपल। तो ऐसी बॉडीज जो फ्री फॉल करती हैं, याद रखिएगा वो क्या कहलाती हैं कि वन डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन का वो एग्जांपल हो सकती हैं। सो द अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि हम कौन-कौन से अननोन फिजिकल क्वांटिटी जो है वो निकालना चाहते हैं। द इक्वेशन ऑफ मोशन आर इन्वॉल्व्ड। याद रखिएगा हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस को जो है इन्वॉल्व रखना है टू फाइंड आउट द अननोन फिजिकल क्वांटिटीज। यू कैन से है द डिस्प्लेसमेंट, we can also find the initial velocity, we can also find the final velocity, we can also find the acceleration and we can also find the time taken। अगर आप नोट करें तो हमारे पास यहाँ पे टोटल 5 चीज़ें बनती हैं। डिस्प्लेसमेंट को हमने एस से रिप्रेजेंट किया हुआ है, आपने इनिशियल वेलोसिटी को हमने यू से रिप्रेजेंट किया हुआ है और फाइनल वेलोसिटी को वी से लिखा जाएगा। जितनी भी हम डिस्कशन करेंगे फर्दर आगे, एक्सेलरेशन को हम ए से लिखेंगे और टाइम टेकन जो है किसी बॉडी का टाइम रिक्वायर्ड जो है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं कि एक बॉडी को एक मोशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम चाहिए, वो भी आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो 5 चीज़ें हैं, इसको निकालने ही हमारे लिए अननोन फिज़िकल क्वांटिटीज़ हो सकती हैं और ये लाज़मी नहीं है कि सारी की सारी पाँचों चीज़ें एक दफ़ा ही पूछी जाएँ। ये हो सकता है कि इनमें से हमारे पास 3 चीज़ें पता हों, 3 चीज़ें पता हों, तो फिर 2 पूछ ली जाए या कोई और 3 दे दी जाएँ, फिर 2 पूछ ली जाएँ। तो कम से कम आपको 2 से 3 चीज़ें जो हैं वो दी जाएँगी तो तब इनमें से 2-3 पूछी जा सकती हैं। तो अगर आप गौर करें तो मैंने डिस्प्लेसमेंट को एस, इनिशियल वेलोसिटी को वी, अगर इसको यू रखा हुआ है जी, फाइनल को वी रखा हुआ है, एक्सेलरेशन को ए एंड टाइम टेकन को हमने क्या रखा जी, टी रखा। सो वी हैव अ जनरल मेमोरियल सिंबल। हम इसकी याद रखने के लिए एक मेमोरियल सिंबल रखते हैं कि हमने एक्चुअली तौर पे स्वात फाइंड करना होता है। तो एस स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और यू कैन से पोजीशन, यू स्टैंड फॉर द इनिशियल वेलोसिटी, वी स्टैंड फॉर फाइनल वेलोसिटी, ए स्टैंड फॉर द एक्सेलरेशन, टी स्टैंड फॉर द टाइम। तो स्वात जो है वो अनफिजिकल अननोन फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो एक्चुअली तौर पे वो क्या है जी, स्वात से फाइंड आउट की जा सकती हैं। तो उस हवाले से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। सो द इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, इसकी हम डेरिवेशन बाय डेफिनेशन अप्रोच करना चाह रहे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा ईज़ीएस्ट वे है और उस हवाले से जो है हम इसको डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, इट प्रोवाइड द डिस्प्लेसमेंट। यू कैन सी हियर जैसा कि डिस्प्लेसमेंट के बारे में, पोजीशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है जो कि वेलोसिटी से निकाली जा सकती है। सो टू फाइंड आउट आवर फर्स्ट इक्वेशन वी स्टार्ट द डेफिनेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो याद रखें, अगर आपने ये दो चीज़ें निकालनी है तो आप एवरेज वेलोसिटी से ये काम कर सकते हैं और एवरेज वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है दैट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। इसमें याद रहने वाली बात ये है कि ये वन डायमेंशनल मोशन है और ये मोशन किसके अलोंग है जी? अलोंग एक्स एक्सिस है। ये वाला आपके पास डेल्टा एक्स आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है। सो एज़ यू कैन सी हियर द डेल्टा एक्स जो है वो बराबर होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो दिस इज़ द फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। टी नॉट इज़ एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग यू द टाइम एट टी इज़ इक्वल टू 0 एंड ये वाला जो टाइम है ये एक्चुअली तौर पे टी नॉट बता रहा है, जो कि टी नॉट हम ले रहे होते हैं आम तौर पे टी नॉट इज़ इक्वल टू 0। तो जनरली तौर पे हम टी नॉट को जब 0 पुट करते हैं तो ये डेल्टा टी किसके बराबर रह जाता है? सिर्फ़ टी के बराबर रह जाता है। तो आप देख सकते हैं इस स्लाइड के अंदर भी कि हमने यहाँ पे क्या किया, हमने डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट कर दी। दिस डेल्टा एक्स टेकन फ्रॉम दिस इक्वेशन और आपके पास ये बन जाता है एक्स माइनस एक्स नॉट।
और डेल्टा टी की वैल्यू पुट कर दी, तो दिस डेल्टा टी इज टेकन फ्रॉम डेल्टा टी वाली इक्वेशन, तो ये आपके पास है। एक्स माइनस एक्स नॉट, ये आपके पास क्या बन गया जी, वो स्वात का पहला एस बन गया, एंड इट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट, तो ये वाला आपके पास क्या जी, डिस्प्लेसमेंट हो गया। एंड एज यू नो दैट कि आपने टी इज इक्वल टी नॉट इज इक्वल टू जीरो पुट किया हुआ है, यहाँ पे जब ये पुट करेंगे तो डेल्टा टी क्या बन जाएगा, यू कैन हैव डेल्टा टी इज इक्वल टू जस्ट टी वैल्यू है, तो आप यहाँ पे सिर्फ टी रह जाएगा। सो हमने ये वाला टी जो है वो यहाँ पे पुट कर दिया। सो वी हैव हियर डेल्टा वी एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, सो वी गॉट दिस आंसर। सर अगर आप गौर करें तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट भी है, टाइम भी है और वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी भी है, तो आप इन दोनों को क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं। यू कैन सी है एस इज इक्वल टू डेल्टा वी, और सॉरी वी एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये वही बेसिक इक्वेशन है जो आप सब लोग बड़े पहले करते थे, एस इज इक्वल टू वी टी। बट कीप इन माइंड दैट दिस वी इज बेसिकली द क्या है जी, एवरेज वेलोसिटी है। याद रखने वाली बात जो ये है कि दिस वी इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी का जो फार्मूला है ये नीचे लिखा हुआ है जी, दिस वी इज नॉट अ सिंपल वी, ये इसका फार्मूला नीचे लिखा गया है इस मेन बॉक्स के अंदर, आप देख भी सकते हैं। ये v जो होगा ये फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 के हिसाब से होगा, तो तब आप इसको क्या कहते हैं जी, एवरेज वेलोसिटी की फॉर्म कहेंगे, और दिस इज आवर फर्स्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। सो इट्स मीन आवर इक्वेशन जो है वो बिकम्स हो जाती है सिंपली s इज इक्वल टू u प्लस वी ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय द t आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी सबसे पहली फॉर्म है इक्वेशन की। फॉर द केस ऑफ सेकंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इसके अंदर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम होगा। तो हमने फाइनल वेलोसिटी निकालनी है फ्रॉम एक्सेलरेशन एंड टाइम, तो we can derive another useful equation manipulating the definition of acceleration, that you can see here एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, तो v जो है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, तो v इज बेसिकली द फाइनल वेलोसिटी, तो जो u है एक्चुअली दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ पे नीचे आना था t माइनस टी नॉट, तो आपको याद होगा पिछली साइड पे हम ये काम कर चुके हुए हैं कि यहाँ पे हमने डायरेक्टली t पुट कर दिया हुआ है। तो आपने जस्ट इसको क्या करना है, इस t को मल्टीप्लाई करना है। आप टी इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू आ जाएगा। इसको रीअरेंज कर लेंगे तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हो जाएगा। अगर आपको याद हो पुरानी डिस्कशन के साथ, तो आपको याद होगा कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी होता था हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो ये आपके पास जो है वो सेम वही वाला बन रहा है, तो ये v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी की फॉर्म में हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके अंदर v जो है दैट इज स्टैंड फॉर द फाइनल वेलोसिटी, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज द एक्सेलरेशन, और ये टाइम। तो अगर आप देख सकते हैं कि इसमें से अगर हमें तीन चीजें दी हैं और चौथी चीज नहीं दी हुई, तो हम वो निकाल सकते हैं उस हवाले से। फॉर एग्जांपल हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम पता है, बाकी हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, तो हम वो निकाल सकते हैं। अगर फाइनल, इनिशियल और एक्सेलरेशन पता है तो हम उसका टाइम निकाल सकते हैं। जी, इन दिस now we will discuss about the third form of equation of motion, and it provides the final position with constant acceleration. तो ये याद रखें कि जी ये जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है एक्चुअली ये उस सिचुएशन के लिए हमें एक पोजीशन बताएगी जब आपके पास बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट हो। फॉर एग्जांपल एज यू कैन सी वी कैन कंबाइन द प्रीवियस इक्वेशन टू फाइंड आउट द थर्ड इक्वेशन that allows us to calculate the final position of the object experience constant acceleration. We can start with that. हम सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, v is equal to u plus at, so it is a फाइनल, इनिशियल, एक्सेलरेशन एंड टाइम। तो आप इसको यूज करते हुए दोनों साइडों पे क्या कर दें, आपने u ऐड कर देना। तो जैसे ही आप यहाँ पे u ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा जी u प्लस वी, और साथ में क्या आ गया आपके पास, टू यू हो जाएगा जी, और प्लस एटी हो जाएगा। इसके साथ साथ ही आपने दोनों साइडों पे डिवाइड कर दिया टू से, एंड दिस विल बिकम हियर एज अ u प्लस वी ओवर टू, तो ये तो होगी एवरेज वेलोसिटी होगी।
तो आप इस पूरे फैक्टर को तो एवरेज वेलोसिटी के लिहाज से ले सकते हैं और ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। इसको हमने वी पुट कर दिया। यू जो है अगर आप अलग-अलग सबके नीचे लिखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पे ए टी ओवर 2 रह जाएगा जिसको आप हाफ ए टी भी लिख सकते हैं। ठीक है जी? तो उस हवाले से हमारे पास ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। अगर गौर किया जाए तो जो वी होता है एवरेज वेलोसिटी वो सबसे पहली फॉर्म ऑफ इक्वेशन के हिसाब से देखा जाए तो वो था एक्चुअली तौर पे एस इज़ इक्वल टू वी एवरेज एन टी। सो वी हैव अ जनरल इक्वेशन आप इसके अंदर v निकाल सकते हैं v बराबर हो जाएगा s ओवर t। आपने इस इक्वेशन को उठाना है और इधर पुट कर देना है। जैसे ही आप ये इक्वेशन पुट करेंगे आपके सामने है तो ये बन जाएगा जी s ओवर t कैन बी टेकन एज u प्लस हाफ ए टी। सो अगर आप गौर करें तो वी हैव अ लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हमारे पास टी है जो इधर मल्टीप्लाई हो सकता है। तो आप इस टी को दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करवा दें तो यहाँ से कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस ये करने के साथ ही हमारे पास क्या हो जाएगा जी सिंपली ये इक्वेशन डेवलप हो जाएगी जो कि आप देख सकते हैं। एस इज इक्वल टू ये वाला टी इधर मल्टीप्लाई किया यू टी आ गया हमारे पास प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ गया। सो उस हवाले से हमारे पास ये दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। तो ये हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। इसके अंदर हम अगर हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो तब ये उस केस के लिए आपके पास क्या देगा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ना जी लास्ट एंड फोर्थ फॉर्म जो है इक्वेशन ऑफ मोशन इज इट इज रिलेटेड टू द सॉल्विंग फॉर द फाइनल वेलोसिटी फ्रॉम द डिस्टेंस एंड एक्सेलरेशन। तो ये फाइनल वेलोसिटी के लिए सॉल्व किया जाता है जब आपके पास डिस्टेंस और एक्सेलरेशन पता हो। बाय डेफिनेशन जो है वो हम देख सकते हैं आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ सॉरी सेकंड फॉर्म जो है इक्वेशन की वो ये बता रही है कि v जो है इज इक्वल टू यू ए टी on rearranging it t is equal to v minus u over a so you can see here हमने v minus u लिखा जी यहाँ से u इधर चला गया u minus a हो गया ये a बच गया था तो आपके पास ये t रह गया। तो आप अगेन देख सकते हैं s इज इक्वल टू वी टी वाला फार्मूला यूज करते हुए कि जो t है वो कैन बी रिटन एज दिस वे। तो आपने s की यहाँ से t की वैल्यू को उठाना है और इस इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे t की वैल्यू को तो u विल गेट हैज s इज इक्वल टू v माइनस u ओवर a। ठीक है ना? फिर आप ये भी जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है v प्लस यू ओवर बाय 2। तो आपने एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला यहाँ पे पुट कर दें। जैसे ही फार्मूला आप पुट करेंगे तो यू विल गेट हियर एज आंसर। किस तरह से ये सब कुछ हो गया मैं आपको बता देता हूँ जी वेरी सिंपल है। जैसे ही आप यहाँ पे पुट करेंगे तो यू विल गेट हियर एज एस इज इक्वल टू वी प्लस यू ओवर 2 वी माइनस यू ओवर ए। So you have here a general formula s is equal to तो ये तो हो जाएगा जी ए प्लस बी एंड ए माइनस बी तो यू कैन टेक इट एज ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाला फार्मूला यूज़ किया। तो वी हैव वी स्क्र माइनस यू स्क्र ओवर 2a। तो आप देख सकते हैं कि ये तो आपके पास आ गया जी 2a। ये 2a मल्टीप्लाई हो जाएगा इस साइड पे तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन है वो ये बन जाएगी 2a s इज इक्वल टू वी स्क्र माइनस यू स्क्र। सो दिस इज आवर लास्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। So what are the possible forms of equation of motion? We in this lecture we have developed the total four possible forms of equation of motion. This one is the first form, second form, third form and the fourth form. तो अगर देखा जाए तो ये हमारी पहली फॉर्म थी, ये हमारी दूसरी फॉर्म बन जाती है,
ये हमारी तीसरी फॉर्म है एंड दिस वन इज़ दी फोर्थ फॉर्म। तो अब हमारे पास टोटल 4 तरह की फॉर्म्स हैं डिफरेंटली और उसके मुताबिक जो है हम चीज़ों को एक्सप्लेन कर चुके हैं। जो चीज़ हमें चाहिए हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ मेंटली तौर पे अपने ज़हन के अंदर ये कॉन्सेप्ट रखना है कि शुरुआत वाला कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे माइंड में होना चाहिए। स्वाद जो है वो बताता है कि आपके पास या तो एस निकालने का कहा जाएगा या यू निकालने का कहा जाएगा या वी या ए या टी या फिर इनमें से 2-2 करके भी कोई चीज़ें निकाली जा सकती हैं। सो आइए देखें हम इन पॉसिबल फॉर्म्स को यूज़ करते हुए हर पर्टिकुलर वे के साथ कौन-कौन सा काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट फॉर्म जो है ये हमारे पास पहली फॉर्म है एस इज़ इक्वल टू वीटी या हाफ यू प्लस वी ओवर 2 और 80। तो ये कहाँ-कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है? तो ये जो पहली फॉर्म है इट गिव्स द डिस्प्लेसमेंट एज़ अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम। याद रखें, ये जो सबसे पहली बात बता रही है कि ये डिस्प्लेसमेंट है और इट्स बिलॉन्ग्स टू द वेलोसिटी एंड टाइम। सो it's supposed that the displacement is a function of velocity and time. Secondly, we use when you do not know and are not asked for the acceleration. याद रखिएगा आपने जब इसको तब इस्तेमाल करना है जब आपकी बॉडी को ये नहीं कहा गया हो कि वो एक्सेलरेट कर रही है या नहीं कर रही। तो ये कांस्टेंट मोशन या ऑलमोस्ट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी वाले केसेस के अंदर होता है और एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट सपोज किया जा रहा होता है इसके अंदर। सेकंड फॉर्म जो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसके अंदर जो है शोज दैट वेलोसिटी जो है वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी है और एक्सेलरेशन भी है। और उस हवाले से और तरफ बात ये है और दूसरा बात ये है कि आपको आपने इसको कहाँ पे यूज़ करना है, तो यूज़ व्हेन यू डू नॉट नो आर नॉट आस्क्ड टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। याद रखिएगा जब आपने डिस्प्लेसमेंट वगैरह नहीं निकालना होता तो तब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड फॉर्म ऑफ जो इक्वेशन है मोशन है वो हमारे पास है कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और ये ऑलमोस्ट तब लगाई जाएगी जब आपके पास जो है एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। सेकेंडली ये डिस्प्लेसमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो फंक्शन ऑफ टाइम भी है, फंक्शन ऑफ एक्सेलरेशन भी है और वेलोसिटी भी है। सो व्हेन वी डोंट यूज़ टू फाइंड द फाइनल वेलोसिटी। ज़्यादातर ये तहाँ वहाँ पे लगाया जाता है जहाँ पे आपसे फाइनल वेलोसिटी के बारे में पूछा ना जाए, याद रखिएगा। जी, द नेक्स्ट है इज़ द वी स्क्वायर इज़ इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 एएस या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि 2 एएस इज़ इक्वल टू इसको रीअरेंज कर सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सो यू कैन टेक इट एज़ कि जी ये वेलोसिटी जो है एज़ अ फंक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट है, ये लिखा जा सकता है इस हवाले से। सेकेंडली ये हमने तब इस्तेमाल करना होता है जब आपके पास टाइम के लिहाज से कोई चीज़ ना पूछी जाए, क्योंकि ये टाइम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, सो दैट्स व्हाई ये टाइम के लिहाज से जहाँ पे चीज़ पूछी जाएगी आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द सैंपल प्रॉब्लम्स सॉल्यूशन टेक्निक्स। जो हमारे इस तरह के तरीक़ाकार में न्यूमेरिकल्स आएँगे, वो कैसे सॉल्व करने हैं आपने, हम वो पढ़ेंगे। फिर हम उनकी ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स उसके ऊपर बात करेंगे कि ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसी तरह इसकी आप वेलोसिटी है, उसका ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे होते हैं, सिमिलरली हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या-क्या देती हैं, इनके फिज़िकल सिग्निफिकेंस ये सब कुछ हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फिर हम कंप्यूटेशंस करेंगे उनकी कि ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, ये कंप्यूट कैसे किए जा सकते हैं, फिर हम अपने इन एनालिसिस को अप्लाई कैसे कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी अगर आपके कोई ना कोई क्वेश्चन्स हैं, डिस्कशन है, तो वो आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन के अंदर पूछें। तो हमारे इंटरेक्टिव सेशन में ज़ूम मीटिंग, व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।